वेलकम बैक गाइस टू दिस सीरीज़ जिसमें हम लोग यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। और पीवाईक्यूज़ में हम लोगों ने सबसे पहले पेपर जो लिया है वो लिया है अगस्त 2024 का। इसमें हम लोग अपने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम लोग अपना 31st क्वेश्चन इस वाली सीरीज़ में वी आर गोइंग टू सी। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एंड गाइज, इस वाली वीडियो में आपको गेट के पीवाईक्यूज़ देखने को मिलेंगे, सी के बहुत अच्छे अच्छे कोड्स। सो प्लीज़ बी ट्यून्ड। So let us start with this question. What will be the output of the following C code? Include #include stdio void main, and we have this array, and this is the main line which we have to analyze. So in this we have this array, and so guys, what this is telling is, you know what is ARR? ARR contains the address of this 10 or the first element of array, right? So what does star and ARR will contain? ARR is an object, array object, right? Object of array. ठीक है, तो ये जो पूरा स्टार ARR डिनोट करेगा वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को करेगा विच इज़ कंटेनिंग 5 इंटीजर वैल्यूज ऑलरेडी। तो व्हेन वी आर एक्सेसिंग दिस +1 ना, तो इट विल पॉइंट टू दिस मेमोरी आफ्टर दिस एरे ऑब्जेक्ट। एंड what this is doing is we are creating a pointer that is pointing to this integer type. We are assigning this memory as an integer, and we are creating a pointer p which is referring to this memory location. Let's say this memory location is 200. Okay, so now let us come to this part. In this part we have two components to print. First is ARR plus 1. ARR हमने अभी डिस्कस किया है। ARR हमारा कंटेन करता है द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन, राइट? बट यहाँ पे एंड ARR नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ ARR है। सो दैट इज जस्ट पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट address of our element, address of our first element of array. When we are adding 1, so it is going to point to this one, and by using the star we are accessing the value. So we are going to access value 20. But whereas p जो हमारा पॉइंट कर रहा था वो पॉइंट कर रहा था इसको, अब इसमें -1 जब हम जाएंगे तो वो पॉइंट करेगा 50 को, और स्टार से हम लोग 50 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो व्हाट दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज गोइंग टू गिव अस 20 and 50. Okay, so now let us come to the next question. What is the output of the code given below? See, this is an inheritance question जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज #include iostream.h. हमने एक बेस क्लास बनाई है जिसमें हमने एक बेस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दिया है और एक बेस डिस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दिया है। गाइस सी, दिस इज़ अ वर्चुअल वन। ओके, सो अगर आपको मेमोरी लीक प्रॉब्लम याद है तो यू विल गेट कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है जिसमें हमने एक बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, और हमने एक डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है? अब मेन में हमने क्या किया है कि हमने एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और डिराइव्ड क्लास का से उसको इनिशियलाइज किया है। तो व्हाट इट इज़ गोना डू इज, अब हमें देखना है कि जब आप इस when you are creating this object and initializing it with the derived class, आपके पहले कंस्ट्रक्टर की क्या सीक्वेंस होगी? तो कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंस हमारा सेम रहता है। सबसे पहले हमारा बेस क्लास कॉल होगा, उसके बाद हमारा डिराइव्ड कॉल, ठीक है? तो पहले बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये तो कट जाएगा। तो बेस कंस्ट्रक्टर, derived constructor. Now when we are deleting this b,
नाउ द क्वेश्चन इज कि डिस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल होगा. अब जनरली होता क्या है कि जिस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट होता है, लेट्स सी ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा बेस क्लास का था, तो हमारा सिर्फ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए था. बट आपने इसको इनिशियलाइज तो इससे किया है ना, डिराइव्ड से किया है ना. तो डिराइव्ड से अगर आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, तो अगर लेट्स से कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कुछ मेमोरी इनिशियलाइज की होती और मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर उस मेमोरी को डिलीट कर रही होती, तो ये डिलीशन तो रह जाएगी मेरी, ये डिलीट तो नहीं होगी. तो वहाँ से मेरी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है. इसको रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम लोग यहाँ पे बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना देते हैं टू टेल कि हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो क्लास है ये इनहेरिट हुई है. तो आप पहले इनहेरिटेड क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल कीजिए और उसके बाद फिर उसको कॉल कीजिए. तो अब होगा क्या कि पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द सेम क्वेश्चन. नाउ लेट अस कम टू द 73rd. Which of the following C++ statement correctly declares an abstract class? It's a very popular question. What is an abstract class? तो abstract class कौन सी होती है? Abstract class हमारी वो होती है जिसमें हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है. ठीक है. और प्योर वर्चुअल फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसे होती है? एक्चुअली वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं. तो एक वर्चुअल, उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और इक्वल टू 0 और कॉल. ठीक है. दिस इज आर डिक्लेरेशन ऑफ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो अब इसमें से देख लो कौन से वाला हमारा मैच कर रहा है. वर्चुअल void show equals to 0. This, it's a simple question if we say. Now let us come to the next question. Fifth normal form is concerned with. So आपकी जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट डिपेंडेंसी से रिलेटेड. बेसिकली उसमें हम लोग कहते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कि अगर हम एक टेबल हमारे पास R है, उसको अगर हम R1 और R2 में तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टपल ऐड नहीं होना चाहिए, लॉसी नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होना चाहिए. दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम लोग जो बात करते हैं वो जॉइंट डिपेंडेंसी की बात करते हैं. ठीक है. मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की बात हम किस में करते हैं, और फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हम किस में करते हैं. फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हम करते हैं 2NF में. पार्शली डिपेंड नहीं होनी चाहिए. ठीक है. फुल्ली होनी चाहिए. मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की बात हम किस में करते हैं, 1F में. हमारे पास जो आपके एलिमेंट्स हैं वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. Now let us come to the next question. How does a relational database ensure data integrity? Okay, so data integrity is a part of ACID. Everybody know, right? I is for integrity. So integrity हम लोग स्कीमा से, बेसिकली स्कीमा में जो हम रूल्स डिफाइन करते हैं उससे हम लोग इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्राइमरी की के जो वो होते हैं, नॉट नल होता है हमारा. सो दीज आर डिफरेंट रूल्स दैट इज़ प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी. ठीक है. सो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. इंक्रिप्शन की तो बात ही नहीं आती है डेटा इंटीग्रिटी में, कंप्रेशन भी नहीं आता है, और अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे देते हो तो इंटीग्रिटी बच ही कहाँ पाएगी, आपका चेंज होता रहेगा डेटा. सो नाउ लेट अस कम टू द 76th क्वेश्चन. व्हाट इज SQL प्राइमरली यूज फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस? अब भाई SQL क्या है?
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, कितनी गंदी राइटिंग आ रही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब क्वेरी का मतलब क्या है? क्वेरी का मतलब है कि आप अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसको ऑल्टर कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसमें न्यू वैल्यूज़ डाल सकते हो, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस। क्या यूज़र इंटरफेस चेंज हो सकता है? जी नहीं, हम तो सिर्फ डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं ना। वेब पेजेस पे डेटा डिस्प्ले करना पड़ेगा, करने में हेल्प कर सकता है ये? नहीं, HTML यूज़ होती है उसके लिए। टू फॉर्मेट प्रिंटेड रिपोर्ट्स? जी नहीं। Now let us come to the next question. Which of the following best describe the structure of a relational database?